हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, अंकित भाटी सर की जो बुक है ग्राम समाज एवं विकास संबंधित न्यू सिलेबस पर आधारित, यह बुक जो है पब्लिश कर दी गई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जो नए सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये वो सभी टॉपिक हैं, ठीक है। ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य, तो ये जो नए सिलेबस में पूरा नया जो टॉपिक दिया है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ज़रा इसकी यहाँ पर आप विषय सूची देख सकते हैं, इंडेक्स इसका है ना, चैप्टर वाइज जो है कवर किया गया है। चैप्टर 1 है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ, है ना, दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा, इस तरह आप देखें तो टोटल जो चैप्टर है उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, है ना, यहाँ तक आप देखेंगे 15 चैप्टर यानी मिसलेनियस तक कवर कर लिया गया पूरा। तो 172 पेज तक जो है कवर किया गया है। इसके बाद 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। 5 प्रैक्टिस सेट में देखेंगे सेट 1 और सेट 2, ये 2015 में जो पूछे गए प्रश्न पत्र थे ये इसमें इंक्लूड किया गया है, और 3 जो है इनके क्वेश्चंस हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि थ्योरी के पार्ट को भी कवर किया जाए वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा ताकि इसका थ्योरी के पार्ट भी कवर करवा दिया जाए। और आज की इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो है 5 की 5 प्रैक्टिस सेट जो दिए गए हैं यहाँ पर कवर करेंगे। थ्योरी भी कवर की जाएगी यदि आप लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अगर कम से कम 1000 लाइक अगर आप लोग कर देते हैं तो मैं थ्योरी के पार्ट को भी कवर करवाऊँगा दोस्त। तो आइए यहाँ पर 5 प्रैक्टिस सेट जो दिए गए हैं यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं, है ना। थ्योरी के पार्ट को कवर कराया जाएगा यदि आप लोग चाहते हैं तो, क्योंकि थ्योरी भी दिया है, टू द पॉइंट नोट है। इसके बाद जो है परीक्षा उपयोगी प्रश्न पत्र भी दे रखे हैं ना, परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न बन सकते हैं वो दिए गए हैं प्रत्येक चैप्टर के बाद में। तो यदि आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और 1000 लाइक अगर यदि हो जाता है तो हम थ्योरी के पार्ट को जरूर स्टार्ट कर देंगे। तो आइए यहाँ पर 5 प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। जो पहला प्रैक्टिस सेट दे रखा है वो परीक्षा 2015 में पूछे गए प्रश्न हैं, आइए कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही जवाब है, 685 करोड़। तो ये ऐसे क्वेश्चन अब जो आएंगे वो करंट से रिलेटेड होंगे आपके, ठीक है, जो कि बजट से आपको कवर करने हैं। यदि आपका लेखपाल का पेपर नया बजट आने के पहले अगर हो जाता है तब तो फिर आपको पुराना बजट ही पढ़ना है 21-22 का, अगर नहीं होता फिर 22-23 का आपको बजट पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो क्या है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 829। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। ऑप्शन डी 70 लीटर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। ऑप्शन सी 18। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, किसके सिवाय, तो सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA दैट इज मनरेगा प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वर्ष 2006 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर आपका सही जवाब है, चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना दैट इज 1997 से 2000 में टाइम पीरियड जो रहा है, इसके दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित कर गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है।
है ना, निश्चित की गई थी उस समय। तो वार्षिक जो परिवार अगर वो बीपीएल श्रेणी में तभी आएंगे जब उनकी वार्षिक आय कितनी हो। ऑप्शन ए आप ले लो 25,000, ऑप्शन बी 28,000, ऑप्शन सी 20,000 और ऑप्शन डी 18,000। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा दोस्तों वह है 20,000। जिनकी 20,000 आयु रही प्रतिवर्ष उनको जो है बीपीएल की श्रेणी में, बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित है। सही जवाब होगा मुगल सराय क्षेत्र में, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन सी वर्ष 1945 ईस्वी में। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है। ऑप्शन ए 25% है और अमाउंट जो है वो 7,500 है। अगला प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए। ये सभी जो है दैनिक डेली स्तर पर। ठीक है, तो ये जो 1250 MCQ कराया गया है ना, 1200 MCQ जो कराया गया है मास्टर वीडियो 1 में, वहाँ पर ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस भी शामिल है, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्त। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 33%। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब है कोशवानी। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। 0.2529 हेक्टेयर, ऑप्शन ए। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी कथक। अगला प्रश्न है कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। कृषि प्रलेख, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है SGSY का पूर्ण रूप क्या है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन ए। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। मंडल की यहाँ पर बात की जाए, वैसे जानते हैं कालीन के लिए स्पेशली भदोही है, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 है, यानी 2011 की जनगणना के हिसाब से आपको बताना है जो सेक्स रेशियो है वो कितना है उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब है, 912 है, जबकि चाइल्ड सेक्स रेशियो देखेंगे तो 902 होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो मिलें हैं वह चीनी की मिलें हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। इसका नाम है समाजवादी पेंशन योजना, ऑप्शन ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। वह है इटावा जिला न्यायालय, ऑप्शन डी। 1250 MCQ जो वीडियो करवाया गया है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी, तो आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिए दोस्त। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे 1250 MCQ मास्टर वीडियो में। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा लेखपाल, ऑप्शन सी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। राज्यसभा से जो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो 31 सीटें आती हैं, जबकि 100 सीटें जो हैं वो विधान परिषद की हैं
और वहीं पर 400 जो है 3 जो सीटें आपकी विधानसभा यानी MLA वाली हो जाती हैं। और आप जानते हैं जो सांसदीय वाली सीट है यानी आप कह सकते हैं MP वाली जो सीटें हैं वो 80 सीटें आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है ना, जिसमें कि इन्होंने द्वितीय पाली परीक्षा में जो हुआ था उसको यहाँ पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से दे दिया है। आइए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी खड़ी बोली। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहा। ग्राम सभा तो निचला स्तर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका त्रिस्तरीय में देखेंगे तो पंचायत समिति है, जो कि दूसरा जो स्तर होता है तहसील स्तर को कहा जाता है। ठीक है, पंचायत समिति और आपका ग्राम सभा जो है वो निचला स्तर होता है। सबसे जो ऊपरी स्तर है आपका क्या कहेंगे उसको जिला परिषद कहा जाता है, त्रिस्तरीय है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है, जो दिए गए विकल्प हैं, इन विकल्पों में से चुनना है, वह है कानपुर नगर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब है, कानपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब समझा जाएगा। अब यहाँ तो ये आप कम कर लो, थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, ये तो यहाँ पर आप कम कर लो इसको। अगर 32 रुपये से यहाँ क्योंकि आंसर ए होगा, अगर 32 रुपये से कम खर्च करता है तो उसे गरीब समझा जाएगा। या तो यहाँ पर आप कर लो कि गरीब नहीं समझा जाएगा, है ना, थोड़ा यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, मिसप्रिंट है। तो आप इसको यहाँ पर सही कर लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। यहाँ पर आप समझने के लिए इतना समझिए कि अगर 32 रुपये से अधिक कोई अगर खर्च करता है तो वो गरीब नहीं समझा जाएगा। 32 रुपये से कम है तो उसको आप गरीब समझोगे। वहीं पर शहरी क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो अगर 47 रुपये से कम है तो गरीब हैं, 47 रुपये से अधिक अगर खर्च कर रहे हैं तो अमीर भी जाने जाएंगे, है ना। तो ये है, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट, इसको सही कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? पीतल की अगर बात आती है तो आप क्या लगाएंगे? मुरादाबाद, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों वाले। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई जो लागत है वह कितने रुपए से कम नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर आपका सही जवाब है 50,000 रुपये, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा संगठन या जो भी है यहाँ पर फिल करना आपको, है ना, कि सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीय की डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। किसने की है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा वो है राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय वह इलाहाबाद है, यानी प्रयागराज। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? वाराणसी, ऑप्शन बी। सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे 1200 MCQ सीरीज में। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आगरा और कानपुर। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभागिता अनुपात क्या है? राज्य सरकार के साथ, यहाँ पर सिंपली आप समझिए कि जो इंदिरा आवास योजना है इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्च करती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो खर्च करती है वो 75% करती है और 25% राज्य सरकार। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो इसको कहा जाता है गिरदावरी, ऑप्शन ए। एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात होता है? तो अब जानते हैं कि जैसे कि 20 बिस्वा बराबर होता है 1 बीघा, तो बीघा से क्या अनुपात हो जाएगा? 1 बिस्वा। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, बीघा से अनुपात, है ना।
यानी कि 20 बिसवा बराबर 1 होगा बीघा, तो बीघा से अनुपात हो गया 1/20 1 बिसवा। अगला है आपका 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? यह होता है 4840 वर्ग गज 1 एकड़ बराबर। अगला प्रश्न है कि NREGP का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? यहाँ पर सही जवाब होगा 300 बेड। ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे 1250 UMC की जो मास्टर वीडियो है ग्राम समाज से संबंधित, उसको कवर कर लीजिएगा दोस्त। अगला प्रश्न है कि घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो प्रोत्साहन दिया जाता है वो है बट्टा छूट। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? कॉमर्शियल क्रॉप पूछा जाता है या कैश क्रॉप, तो आपको गन्ना ही लगाना है, ऑप्शन बी। एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5 से 20। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जो CJI है ना, चीफ जस्टिस आप उत्तर प्रदेश, CJI नहीं CJUP कर लो आप, चीफ जस्टिस आप उत्तर प्रदेश। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कौन करता है। आर्टिकल नंबर 217 पॉलिटी में आप पढ़ते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठकें मीटिंग होनी चाहिए? तो कम से कम जानते हैं आप 6 महीने में होनी चाहिए एक बैठकें, है ना, 2 बैठकें। आगे देखते हैं विकल्प। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा 2। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो आप जानते हैं अगर प्रधानी का चुनाव लड़ना है या पंचायत सदस्य का, तो आपका जो उम्र होनी चाहिए आपकी वो 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। 18 तो वोटिंग का होता है ना। 25 वर्ष तो अगर आपको सांसदी का चुनाव ना लड़ना है, एमएलए का उपाय, तो इस बार जानते हैं राष्ट्रपति के लिए होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा छमाही अर्धवार्षिकी। अगला है आपका मनरेगा से। तो मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निर्धारित का अनुपात क्या होता है? तो जो मनरेगा के तहत जो कार्य करते हैं मजदूर वगैरह, इसके तहत जो भी काम किया जाता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है ना, अगर 100 रुपये खर्च हो रहा है तो 75 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट अदा करेगी, राज्य सरकार 25%। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की ओर, जैसे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो यहाँ पर इनके खुद के प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि से आजीविका प्राप्त करती है? तो ये प्रश्न आप 1250 MCQ में आप कवर किए होंगे, मिल जाएगा ये प्रश्न। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 50%। भारत की कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, 60%। अगला प्रश्न है कि भारत में क्रियाशील जोतों का आकार कितना है? क्रियाशील जोतों का, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1.15 हेक्टेयर। और ये जो आंकड़े हैं दोस्तों वो 2010-11 के अनुसार जो हैं भारत में कृषि भूमि जोतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा, जिसको आप कह सकते हो पहला हो जाएगा आपका सीमांत जोत होगा। दूसरा आप कहोगे
छोटी जोत, तीसरा आप कहोगे अर्ध मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जोत, और चौथा आप लिखोगे क्या, अर्ध मध्यम के बाद फिर माध्यम जोत हो जाएगा आपका, है ना, और पांचवा हो जाएगा आपका जो सबसे बड़ी, यानी कि आप कहोगे बड़ी जोत। तो 5 तरह की जोत हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में मध्यम जोत का जो आकार है वह कितना होता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 4 से 10 हेक्टेयर, ऑप्शन बी। अगला है कि नई कृषि नीति की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब की गई थी? तो 28 जनवरी 2013 को, ऑप्शन ई सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में कितने जिला सहकारी बैंकों की स्थापना की जा चुकी है? ऑप्शन बी 30। देश में कृषि सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? देश में पूछा जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाता तो आप क्या लगाते? नलकूप लगा देते, ट्यूबवेल, है ना। यहाँ पर पूरे देश में पूछा जा रहा है तो भी ही आपका नलकूप ही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नलकूप के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से 46% जो है वो सिंचाई होती है, जबकि यहीं पर अगर तालाबों को देखोगे, है ना, तालाबों को अगर देखोगे आप तो 6% है। और नहरों की अगर बात करोगे तो नहरों में जानते हो दूसरे नंबर पर आता है सिंचाई के स्रोत में, तो लगभग आप देखोगे ये है आपका 30%, है ना। और इसके बाद आपका बचता है कुआं, है, नहर वगैरह के अलावा जो बचेंगे, यहाँ पर आपका कुआं लगभग जो है हो जाता है 5% 5-6%, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा किससे है, और सबसे नलकूप हो जाएगा, ट्यूबवेल लगा देना, उसके बाद नहर का आता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देश में नहरों द्वारा सिंचित राज्यों में उत्तर प्रदेश का किस स्थान पर है? सिंचित राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान नहरों के द्वारा। आप जानते हैं सबसे नहरों के द्वारा पूछा जा रहा है। सिंचित राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान नहरों के द्वारा, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा प्रथम स्थान है। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ राज्यों की बात की जा रही है। पूरे देश में नहरों द्वारा सिंचित देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा किसके द्वारा सिंचाई होती है, तो ट्यूबवेल लगाना है, नलकूप, है ना। भारत में सर्वाधिक असिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? यहां पर आपका सही जवाब है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। किस पंचवर्षीय परियोजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कही गई? तो पहले और दूसरे पंचवर्षीय योजना। भारत में तालाबों का संबंध किस क्षेत्र से है? तालाबों का संबंध सिंचाई क्षेत्रों में, ऑप्शन डी। योजना आयोग द्वारा भारत में सिंचाई को कितने भागों में बांटा गया है? योजना आयोग के द्वारा तो दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, बृहद, मध्यम और लघु, ठीक है, बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि क्षेत्र में जल उपयोग की क्षमता को बढ़ाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो इस मिशन का नाम है राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन, ऑप्शन सी। 15 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में भूमि मापन इकाई 1 बीघा में कितने वर्ग गज इलाही होते हैं? 1 बीघा बराबर कितने वर्ग गज इलाही? सही जवाब है 60 × 60, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है तो वर्ग गज, अगर वर्ग है ना 1 बीघा बराबर कितने वर्ग गज, तो ये होता है 60 × 60। लेकिन अगर वहीं पर पूछ जाए कि 1 बीघा बराबर कितने वर्ग गज होते हैं, इलाही ना पूछा जाए, वर्ग गज इलाही पूछा जा रहा तो 60-60 लगाना है। वर्ग गज अगर पूछा जाता तो आपको 55-55 लगाना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भूमि मापन इकाई 1 बिस्सा में कितने विश्वांशी होते हैं? 1 बिस्सा बराबर कितना विश्वांशी है? तो जानते हैं कि 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा होता है और 1 बिस्सा बराबर होता है 20 विश्वांशी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा।
भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का आपका सही जवाब होगा यह है मांस के उत्पादन से संबंधित, ऑप्शन सी। 18 नंबर प्रश्न, किस अमेरिकी वैज्ञानिक को मैक्सिको में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो आप मैक्सिको में कहिए, या आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक वो हैं आपके नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलांग। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब है। पूरे भारत में अगर पूछा जाता है ना, पूरे विश्व में अगर पूछा जाता है तो इन्हीं को लगाना है। वहीं पर अगर भारत में पूछ लिया जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक, तो आप जानते हैं एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, रिले का संबंध किससे है? रिले का संबंध जो है वह कृषि विधि से है, ऑप्शन डी। रिले में होता क्या, कृषि की विधि है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक जो खड़ी फसल के अंतर्गत अन्य फसलों को जो है वो बोया जाता है। रिले का संबंध यही है कृषि विधि से। कृषि विधि में क्या है कि कोई एक खड़ी फसल है, इसी के अंतर्गत अन्य फसलों को भी बोया जाता है। अगला प्रश्न है कि CSRI गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ उपस्थित है? ये कहाँ अवस्थित है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ये है आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ऑप्शन बी। और साथ ही साथ ये भी मान कर लो, ये तो हो गया गन्ना प्रजनन संस्थान। त्रिची में क्या है, तो त्रिची में जो है वो केला अनुसंधान की बात की जाती है, केला है ना। इसके बाद एक है आपका कहाँ गया, हैसरघट्टा है ना। तो हैसरघट्टा में क्या है कि चारा बीज संस्थान है। जबकि आपका बसता है चिकमंगलुरु, तो चिकमंगलुरु में विशेषकर क्या है आपका काफ़ी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पोडू या पेंडा भारत के किस क्षेत्र का स्थानांतरित कृषि से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? यहाँ पर आप जानते हैं गोविंद वल्लभ पंत वाला है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है कि भारत नारियल के उत्पादन में किस स्थान पर है? नारियल के उत्पादन की बात की जा रही है पूरे विश्व में, भारत का स्थान यहाँ पर आपका सही जवाब है तीसरे स्थान पर है। और वहीं पर अगर पूछा जाता है कि भारत में कौन सा राज्य पहले पर है, तो केरल आपको लगाना होगा। और पहला देश कौन सा है, तो पहला देश जो है आपका वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के बाद दूसरे स्थान पर जो देश है वह है आपका फिलीपींस है। और तीसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत है। ठीक है, अगला है जया, साकेत, पूटा, सुगंधा। ये जो नाम दिए गए हैं ये प्रमुख किस्मों का संबंध किस खाद्यान्न से है? जया किस्म, साकेत, पूटा, सुगंधा, ये सभी की सभी जो किस्म है इनका संबंध है धान से, ऑप्शन डी। तो सभी की सभी धान की किस्में हैं। अगला है रोबस्टा। रोबस्टा भाई क्या संबंध बताना आपको? तो रोबस्टा एक प्रकार क्या है, कॉफ़ी, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। रोबस्टा हो जाएगा आपका कॉफ़ी की किस्म है ना। इसके अतिरिक्त लाइबेरिका है ना, लाइबेरिका अगर पूछा जाता है तो भी आपको कॉफ़ी किस्म ही लगाना है। अरेबियन है ना, अरेबियन भी पूछा जाता है तो ये भी कॉफ़ी की किस्म है। तो इस तरह आपने देखा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिमी जिला, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सबसे पश्चिमी पूछा जा रहा है। जैसा कि जानते हैं अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल जो घटना चक्र वीडियो कराया गया है सभी अगर हमने कंप्लीट किया होगा तो आपको मालूम होगा हमने कराया था कि सबसे जो पश्चिमी जिला आ जाता है वह शामली होता है। और सबसे पूर्वी में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का बलिया है। और सबसे नीचे यानी साउथ में देखेंगे आप दक्षिणी तो वह सोनभद्र है। और सबसे उत्तरी में देखेंगे तो एक ही जिला है टच करने वाला, दैट इज सहारनपुर है ना। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ जो है वो सीमा बनाता है, वो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे उत्तरी में देखेंगे सहारनपुर, नीचे सोनभद्र है, शामली जो है आपका पश्चिमी हो जाएगा, सबसे पूर्वी में बलिया हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से आपको
जो आपका 25 प्रश्न बनेगा उसमें से देखेंगे 10 से 12 प्रश्न तो आपकी यूपी स्पेशल से ही आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, तो उत्तर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला बताना है आपको। एरिया वाइज में सबसे छोटा जो होगा वह होगा हापुड़। ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब होगा, है ना, जिसका जो एरिया है वो 660 ना क्षेत्रफल है तो वर्ग किलोमीटर में होगा। अगर बड़ा पूछा जाता है तो आप जानते हैं लखीमपुर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, है ना, और गोरखपुर में जानते हैं सबसे ज़्यादा बरसात हो जाती, सबसे कम बारिश देखोगे तो मथुरा में होती है ना। गौतम बुद्ध नगर आप जानते हैं लिटरेसी रेट में सबसे हाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, किस जिले को विभाजित करके हापुड़ बना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा गाजियाबाद, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जिला यहाँ आप कर लीजिए एरिया वाइज में समझिए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही जवाब हो जाएगा लखीमपुर। इसका एरिया जो है 7680 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति, सिंपल सी बात, यहाँ पर श्वेत क्रांति पूछा जा रहा है तो अमूल के फाउंडर जो हैं वही हैं वी कुरियन। स्वामीनाथन तो हरित क्रांति के हैं। अगला है आपका, दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। दो पंचायतों के मध्य अगर विवाद होता है तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है क्या कहलाता है। 1250 MCQ में सारे क्वेश्चन कवर हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा खसरा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व तो किसे सौंपा गया है। 4 विकल्प हैं, आपको बताना है भू अभिलेखों का रखरखाव का उत्तरदायित्व, इन चारों में से कौन होगा। सिंपल सी बात, कलेक्टर ही होंगे, जिला अधिकारी, ऑप्शन ए। किस बैंक द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है। सबसे अधिक जो ऋण प्रदान किया जाता है वह सहकारिता बैंक, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई है। वर्ष 1944 ईस्वी में। किस फसल को हरा सोना के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हरा सोना की बात की जा रही है तो हरा सोना जो है वो है बांस, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर बी सही जवाब होगा। और जानते हैं जो अफीम होती है काला सोना उसको कहा जाता है। ये सब सारी चीज़ें आपको 1250 MCQ वाले वीडियो में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित करता है। दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग। सही जवाब हो जाएगा 55%, ऑप्शन बी। भारतीय ग्रामीण समाज की आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत करने वाले हैं मेओ बोई, ऑप्शन ए सही जवाब है। पहली बार कृषि जनगणना किस वर्ष में कराई गई है। कृषि जनगणना पहली बार तो वर्ष 70-71 में कराई गई थी, है ना। तो 70-71 फाइनेंशियल ईयर बोला जाता तो आप 70 लगाओगे, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। झाड़ियों तथा वृक्षों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है एग्रो फॉरेस्ट्री है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है दोस्त। आपका सही जवाब होगा कुक्कुट पालन, है ना, मुर्गी पालन वगैरह, अंडा उत्पादन, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। सुनहरी क्रांति की शुरुआत कब हुई है। आप कहोगे वर्ष 1990 ईस्वी में, ऑप्शन ए। और इसके तहत आप जानते हैं कि बागवानी, फल, शहद से संबंधित ये क्रांति महत्वपूर्ण होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है। तो अभी ये सारे क्वेश्चन करके आ रहे हो आप। सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत पूछा जा रहा है तो सर्वप्रथम जो स्रोत रहे हैं, सबसे पहले जानते हो कुआं, राहट वगैरह चलती थी गाँव में, आप देखे होंगे।
तो यहाँ पर आप लगाओगे कुआं है और नलकूप यानी ट्यूबवेल वगैरह भी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। यूपी का जो है क्षेत्रफल बताना है। आपका सही जवाब होगा 243286 है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 243286 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए। 20वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो आर्टिकल नंबर 155 होगा, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पर हुई है। सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे 1250 MCQ वाले में, सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसकी स्थापना 1917 में हुई थी और आप कह सकते हो इलाहाबाद प्रयागराज है ना, ऑप्शन डी 1917 में। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, आपका सही जवाब है, यह रामपुर में है ना, ऑप्शन बी। तो जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी तो 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। किस नक्षत्रशाला का नाम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रखा गया है। सिंपल सी बात, क्या कहोगे आप, भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ग्रामीण बैंक की सबसे बड़ी सहायक बैंक कौन सी है। तो वो है नाबार्ड, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। सेट 4 का अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नाबार्ड ही पूछा जा रहा है, ठीक है, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आपको बताना है, सिंपल सी बात, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है मुंबई में। और नाबार्ड अगर पूछा जाता है स्थापना वगैरह तो आपको याद रखना है, अक्सर पूछ लिया जाता है 1982 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। तो इसी तरह आपने सेट 4 कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं अंतिम सेट की ओर। सेट नंबर 5 है। पहला प्रश्न है कि सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है। तो वर्ष 1964 ईस्वी में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 1970 ईस्वी में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। ऑपरेशन फ्लड, ऑप्शन बी। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितने गज होती है। सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, 12.5 MCQ देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 55 गज। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है ना। तो 12.5 MCQ में सारे प्रश्न मिल जाएंगे, देख लीजिएगा दोस्त। अगला प्रश्न है, कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार किस समिति से संबंधित है। तो ये BM व्यास समिति से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है। आप कहोगे वर्ष 1967 ईस्वी में। भारत के तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री, यानी उस समय कृषि एवं खाद्य मंत्री हरित क्रांति के समय कौन थे। जब हरित क्रांति 1967 में जब आई भारत में शुरुआत हुई है, तो उस समय तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे, यही पूछा जा रहा है। आपका सही जवाब होगा सुब्रमण्यम थे, ऑप्शन यहाँ पर डी। हरित क्रांति सबसे पहले किस राज्य में उपयोग की गई। आप कहोगे पंजाब में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत में भूमि का कितना भाग सिंचित है। 1/3 है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ है। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन है वह 18 नवंबर 2004 ईस्वी को हुआ है। उत्तर प्रदेश सहकारी विकास बैंक की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना वर्ष 1962 ईस्वी में। स्वजल धारा योजना किस सरकार की द्वारा शुरू की गई थी। स्वजल धारा, तो आप कह सकते हो कि यहाँ मध्य प्रदेश सरकार की है, ऑप्शन बी। स्वजल धारा योजना से आशय क्या है, इसके अंतर्गत उसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कि यहाँ पर उपरोक्त सभी के गांव में पर्याप्त, सुरक्षित और निरंतर जलापूर्ति है, जन जागरण
और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जलापूर्ति सुविधाओं की आवश्यकता आधारित मांग उत्पन्न करना और स्थानीय एवं सस्ती सजल पेयजल प्रणाली जो है उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना को कब लागू किया गया है? तो 1 अप्रैल 1989 ईस्वी है। किस योजना का नाम बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना रखा गया? तो जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर। अगला है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब यानी किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो सिंपल सी बात, कोई राज्य सरकार नहीं, सिंपल सी बात, ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किन लोगों के लिए थी? है ना, थोड़ा 2 मिनट देख लो, अब यहाँ पर दिख रहा होगा पूरा विकल्प, ठीक है। 4 विकल्प हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किन लोगों के लिए थी? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वयं सहायता समूहों के लिए। 18 नंबर प्रश्न है, SJGSY की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। 1999 में शुरुआत की गई थी। किस प्रधानमंत्री द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए विधेयक पेश किया गया था? बिल, ठीक है। 4 यहाँ पर प्रधानमंत्री दिए गए हैं। तो संवैधानिक दर्जा आप जानते हैं 73वां संविधान संशोधन रहा 1974 में, दैट टाइम आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री उस समय कौन रहे होंगे, थोड़ा आप गेस करेंगे, दैट इज राजीव गांधी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझने की थोड़ा ज़रूरत है। ज़रूरत ये है दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं जो 73वां संविधान संशोधन रहा है यह वर्ष 1992 में, ठीक है, 92-93, तो 92 में जो है ये पारित हो गया था आपका 73वां संविधान संशोधन, है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा पेश किसने किया था? बिल। तो बिल जो पेश किए गए थे वो प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, लेकिन बिल तो पास कर दिया, यानी बिल को जो है जो पेश किया पटल पर लोकसभा या राज्यसभा, जिस समय जो भी पेश किए होंगे, कुल मिला के आप कह सकते हैं कि संसद के पटल पर पेश जो किया गया है वो किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा। लेकिन जो पारित हुआ ना, उस समय जो पारित हुआ उस समय प्रधानमंत्री 1992 में कौन रहे हैं? तो 1989 में इसको पारित किया गया, पेश किया गया, पारित नहीं पेश किया गया, और 92 में ये पास हो गया। उस समय रहे PV नरसिम्हा राव, ठीक है, ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम प्रधान की आयु किस वर्ष 30 से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई? तो यदि चैनल पर पढ़े अगर संविधान संशोधन भी आप पढ़ लिए होंगे तो आपको मालूम होगा 61वां संविधान संशोधन के तहत उसको घटा दिया गया था, और वो वर्ष रहा है आपका 1989, ठीक है। अब ये 18 वर्ष, जो 21 वर्ष उम्र हुआ करती थी 18 वर्ष कर दी गई थी, है ना। अब यहाँ पर पूछा जो जा रहा है आपको, ये पूछा जा रहा है ग्राम प्रधान की आयु से रिलेटेड, वोटिंग का नहीं पूछा जा रहा है, तो ध्यान देना है, आप जल्दीबाजी में नहीं करना है। तो 30 वर्ष पहले हुआ थी, अब 21 कर दिया गया, तो किस वर्ष में? आप कहोगे 1994 में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिलों में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो सिंपल सी बात, जिला का कलेक्टर ही होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी, और माफ़ कीजिएगा, सी सही जवाब होगा। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व कौन सी भूमि पर? आप कहोगे महालवाड़ी व्यवस्था में। ऑप्शन डी। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत कब हुई है? सही जवाब हो जाए 1 जनवरी 1985 ईस्वी। ऑप्शन है। किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया? आप कहोगे इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है भूमापन में नहीं किया जाता? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर का जो है उपयोग भूमापन में नहीं किया जाता है। यह प्रश्न आपको 1250 MCQ वाले में मिल जाएगा। किसी ने कमेंट भी किया था कि ऑप्शन जो है गलत दिया है, ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी ही होगा। वहाँ पर भी शायद ऑप्शन सी ही रहा होगा। तो इस तरह आप देख लीजिएगा दोस्त, और इसी के साथ आपका जो है
पूरा पाँचों को पाँचों जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो जाता है। यदि आप लोग चाहते हैं थ्योरी के पार्ट को चैप्टर बाय चैप्टर जो है कंप्लीट किया जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को सपोर्ट करते हैं तो मैं थ्योरी के पार्ट को भी कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।